ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं इस चैनल पर कॉन्सेप्ट क्लासेस लेकर आऊँगी हर सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यानी कि साइंस से मिला करके टोटल 76 क्वेश्चंस आए थे, तो इसी का रिवीजन मैं आपको करवाने वाली हूँ वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और ये वाला क्वेश्चन ना सीपीओ का सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है जब वाटर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है, इसकी वजह से प्लांट या एल्गे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, उसी कंडीशन को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो राइट आंसर होगा इट हैपन्स व्हेन टू मच नाइट्रोजन इनरिचेस द वाटर causing excessive growth of plants and algae. Second question है, which group of animals has a segmented spinal column together with a few primitive forms in which the backbone is represented by a notochord. अगर आपको कभी भी ना नोटोकॉर्ड वर्ड दिख जाए तो आप वर्टिब्रेटा आंसर मार्क करेंगे। यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि कौन सा एनिमल ग्रुप ऐसा होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है यानी बैकबोन होती है, तो वर्टिब्रेटा में। थर्ड क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि लीव्स के ऊपर यानी पत्तियों के ऊपर जो बूंद के रूप में पानी होता है ना ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो लॉस ऑफ वाटर उसका हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू रूट्स अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ए प्लांट अदर देन द रेडिकल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ रेडिकल को छोड़ के प्लांट के बाकी भागों से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा मॉन्स्टेरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द मसल सेल्स हेल्प्स इन मूवमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मसल सेल जो होती है वो मूवमेंट में कैसे हेल्प करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। यानी मसल्स का जो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ही हमें मूव करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एसेंशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन एन एनिमल सेल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में ज़रूरी होता है एनिमल कोशिका में, तो टोपियोसोमरेज, डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए प्रीमेज, ये सारे एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर आपसे डेफिनेशन पूछा है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हर डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा उसका एक पैरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। यही होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा ना कि किसकी वजह से सेल की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, मतलब सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा टर्गर प्रेशर, इसकी वजह से सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाई इज द 6 मेंबर्ड साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ए पाइरेनोज स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना ग्लूकोज की 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना को पाइरेनोज क्यों कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पायरीन इज अ साइक्लिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। यहाँ पे कह रहा है ना कि पायरीन जो होता है वो भी चक्रीय संरचना है और उसमें 1 ऑक्सीजन होता है, बाकी 5 कार्बन एटम्स होते हैं उस रिंग में, इसी वजह से इसको जो है बोला जाता है पायरेनोज। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटेशन बेस्ड डिजीज। यहाँ पर ना ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से पूछा था कि इसमें से कौन सा म्यूटेशन बेस्ड डिजीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझिए ना कि म्यूटेशन बेस्ड डिजीज़ क्या होता है। जब कभी भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाते हैं ना, उससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन बेस्ड डिजीज़। तो ये जो मलेरिया है ना, ये म्यूटेशन बेस्ड डिजीज़ नहीं है। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सीजीएल की पीवाईक्यू सीरीज़ में। यहाँ पर क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अगर आपसे पूछे कि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है काइटिन की।
अगर आपसे पूछे प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है तो वो बना होता है सेल्यूलोज का। क्वेश्चन नंबर 12 था यहाँ पर, आइडेंटिफाई ए कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट है इसमें से, इसकी पहचान कीजिए, लेकिन वो ना जो परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की उसमें जो है फिट नहीं बैठता। तो राइट आंसर हो जाएगा रेमनोज। इसका फॉर्मूला होता है ना C6H12O5। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जनरली उनमें CHO का जो रेशियो होता है ना वो 1:2:1 होता है, लेकिन इसमें जो है CH एंड O का रेशियो 1:2:1 नहीं बन रहा, इसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा मसल फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाए उसको नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिंक्टर मसल जो है इसको रेगुलेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि मेंडल ने स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम दिया किसके आधार पर, तो राइट आंसर हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर डिड विल्हेम जोहानसन क्वाइन द टर्म जीन टू डिस्क्राइब द मेंडेलियन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना सिंपल सा कि विल्हेम जोहानसन ने जीन शब्द जो है वो कब क्वाइन किया, कब बनाया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। तो आप ना इनका नाम भी याद रखेंगे, क्या पता एग्जाम में ये पूछ ले, तो इस वजह से इसको याद रखिएगा। द फिनोमिनन ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन्स at 2 or more loci resulting in one gene masking the phenotypic expression of another gene is known as। क्वेश्चन भी ये काफ़ी टफ इन्होंने पूछा था, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं एपिस्टासिस। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एपिस्टासिस क्या होता है। इसका मतलब है ना कि दो जीन होंगी, एक जीन अपना कुछ काम कर रही है तो दूसरा वाला जो जीन है ना उसमें आके इंटरफेयर करेगा, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये CGL 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है डायरेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना, इन विच ईयर डिड अ ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट एवरी, मैक्लॉयड एंड MC कार्टे प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव DNA एज दियर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड एंड MC कार्टी। इन्होंने ये प्रूव किया कि वायरसेस को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो है DNA उनकी जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। तो कब इन्होंने ये प्रूव किया, राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर caused by mutation of certain genes affecting the color or pigmentation of the skin of hair and eyes। यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा काफ़ी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि म्यूटेशन की वजह से होता है और उसमें हेयर, आइज़ एंड स्किन का जो कलर है वो उसको अफेक्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द साइक्लोस्टोमा ग्रुप। साइक्लोस्टोमा ग्रुप के बारे में आपसे पूछ रहा है। साइक्लोस्टोमा जो ग्रुप होता है ना ये जॉलिस वर्टिब्रेट्स होते हैं, बट ये आप ज़रूर याद रखिएगा, they are characterized by having an elongated eel-like body, circular mouth, slimy skin and are scaleless। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये सारे कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं कि इनका जो बॉडी होता है ना elongated होता है, ईल की तरह होता है, माउथ सर्कुलर होता है और स्किन काफ़ी स्लिमी होती है और ये स्केललेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज दियर जेंडर ड्यूरिंग दियर लाइफ स्पैन। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ऐसा है या कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि अपने लाइफ टाइम के दौरान अपना जेंडर चेंज कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्नेल। नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हाइड्रोजाइगस फ्रूट फ्लाइज with brown bodies and red eyes, what will be the probability of getting BBEE genotype। अब ये क्वेश्चन भी 12th का है, बहुत बड़ा सा इसका चार्ट वगैरह बनता है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1/6 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मेन सेंस ऑर्गन दैट वर्चुअल रियलिटी डिस्प्लेस आर एमिंग फॉर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा सेंस ऑर्गन है जिससे कि वर्चुअल रियलिटी आप देख सकते हैं, तो वो एक ही हो सकता है, विज़न, दृष्टि।
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्गीकरण के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आते हैं स्पीशीज, देन जेनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम। तो ऐसे पीछे से आप देखेंगे ना तब भी आप आराम से देख पाएंगे, या फिर आपको ऊपर से ही पता है तो सबसे ऊपर आता है फाइलम, देन उसके नीचे क्लास, देन उसके नीचे ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, देन स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था और इसमें बोला था कि इनवर्टिब्रेट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा दे पजेस ए बैकबोन एंड एन इंटरनल स्केलेटन। तो ये गलत है, ये वर्टिब्रेट्स में होता है बैकबोन एंड स्केलेटन, और इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स में लिख के दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, CGL 2023 का ही सेम क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, Who was the first person to conduct a systematic study of chromosomes during division and called this process mitosis। यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि किसने पहली बार स्टडी किया था क्रोमोसोम का, और उन्होंने वो जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है उसको नाम दिया था माइटोसिस। राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको कहा था। क्वेश्चन नंबर 26, in the context of DNA which of the following principle governs the process of transcription। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डीएनए के संदर्भ में कौन सा प्रिंसिपल जो है वो उस प्रक्रिया को गवर्न करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को गवर्न करता है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिसका मतलब होता है कि डीएनए के किसी सेगमेंट को कॉपी करना आरएनए में। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करेगा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन रूट्स। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम यानी ये टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, तो इसमें जो रूट्स में कौन सा पाया जाता है, तो प्रोटोडर्म जो है ये रूट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए सिम्पोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिम्पोर्ट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल ना मेम्ब्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें। Both molecules cross the membrane in the same direction. Question number 29. Which of the Mendel's laws states that a diploid organism passes a randomly selected allele for a trait to its offspring such that the offspring inherit one allele from each parent? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने ये कहा था दो कॉपीज जो ईच जेनेटिक फैक्टर की होती है ना वो अलग हो जाती है जब गैमेट्स बनता है, और ये इंश्योर करती हैं कि ईच पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है ना वो एक फैक्टर इनहेरिट कर लें। तो राइट आंसर यही हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका पूरा डेफिनेशन ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम साइज्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ पेनक्रियाटिक सेरीन प्रोटीज फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मीडियम साइज का गोलाकार प्रोटीन है जो पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अग्नाशयी सेरीन प्रोटीएज के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, एंड ये जो है वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन हनी बीज डैश। यहाँ पर कह रहे हैं कि हनी बीज में मेल्स जो होते हैं हैपेलॉइड होते हैं एंड फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। यहाँ पे जो हैपेलॉइड एंड डिप्लॉयड वर्ड्स है ना ये क्रोमोसोम के नंबर बताने के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और बिवरेजेस। यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि कौन सा फूड बोर्न डिजीज है जो कि तब होता है जब आप दूषित खाना या फिर कोई पेय पदार्थ पी लेते हैं। तो राइट आंसर होगा कॉलेरा। काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 12th लेवल के क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है एंड फिजिक्स में भी ऐसा ही है। यहाँ से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री और इसमें 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसके बाद फिजिक्स में भी 22 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ईयर डिड जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस ईयर में जोहानसन एंड थॉमस ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था एसिड एंड बेस का। राइट आंसर हो जाएगा 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। जिग-जैग मूवमेंट का होता है ना मतलब अनियमित गति, ऐसे इधर उधर जो मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, उसी को कह रहे हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये जिग-जैग मूवमेंट कब ऑब्जर्व किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1827।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप सोल्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप सोल्यूशन। तो राइट आंसर होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है ना, ये आयोडीन एंड एथिल एल्कोहल का मिक्सचर होता है और ये बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सूटेबल हॉट सॉल्वेंट एंड देन लोअरिंग द टेम्परेचर स्लोली इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से क्वेश्चन पूछा है, यानी मिक्सचर को पृथक करने से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिक्सचर की पृथक्करण की प्रक्रिया में जो सॉलिड्स होता है ना, उसको पहले तो डिसॉल्व करते हैं हॉट सॉल्वेंट में, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 द कलर ऑफ द सरफेस ऑफ मार्स इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन इट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ पर कह रहा है कि मार्स प्लैनेट का जो कलर है वो रेड है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो उसका नाम क्या है जिसकी वजह से ये रेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। यहाँ पर कह रहा है ना कि छोटे छोटे जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, वो गैस में जब डिस्पर्स्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एरोसोल बोलते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन का जो है पूरा डिटेल में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन एंथनी एलन ने। इनका मानना था कि जो चीज़ भी बनी है उसमें वाटर जो है दिखाई भले नहीं दे रहा है, पर बहुत ज़्यादा जो है वाटर उसमें यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 In 1960, which isotope was used to define the standard measure of length? आइसोटोप का मतलब होता है ना कि उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो वही आपसे कह रहा है कि 1960 में किस आइसोटोप का यूज़ किया गया था लेंथ के मानक मेजर को बताने के लिए, तो क्रिप्टॉन 86 का। क्वेश्चन नंबर 9 द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल गिव्स। तो मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं हम तो मिलता है हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। और ये वाला क्वेश्चन एक बार सीजीएल में आया था, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 विच नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइड्रोऑक्सिलेशन ऑफ फेनिल एलेनाइन इन अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फेनिल एलेनाइन हाइड्रोऑक्सिलेज। तो यहाँ पर आपसे पूरा प्रोसेस पूछा है कि कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि तब बनता है जब हाइड्रोऑक्सिलेशन कर देते हैं फेनिल एलेनाइन का और उसमें कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं फेनिल एलेनाइन हाइड्रोऑक्सिलेज का, तब बनता है टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द हार्डी-सुल्ज रूल। तो यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं हार्डी-सुल्ज रूल और ये कह रहा है कि इसका परिभाषा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर द कोआगुलेशन ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द वैलेंसी ऑफ द कोआगुलेटिंग आयन। इसका मतलब ये होता है कि सक्रिय आयन या फिर कोआगुलेटिंग आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा अधिक होगी तो सक्रिय आयन या फिर कोआगुलेटिंग आयन जिसको हम कह रहे हैं उसके जमावट की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 12 इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स वुड एंथ्रासीन डिजॉल्व ईजिली। तो यहाँ पे कह रहा था कि किसके लिक्विड में एंथ्रासीन आसानी से घुल जाएगा, तो बेंजीन में ये जो है आसानी से घुल जाएगा और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस आइसोटोप का यूज़ हम करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 14 हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने ये टेक्निक खोजा था कि फूड की क्वालिटी को हम प्रिजर्व करके रखें उसका टेम्परेचर बढ़ाकर। मतलब जैसे ये बहुत फेमस एग्जांपल है कि दूध को अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उबाल के रख दिया जाए आधे घंटे तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको बताया था लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 15 मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इज अ सस्पेंशन ऑफ डैश इन वाटर।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किसका सस्पेंशन है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है सस्पेंशन है वाटर में। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 16, इन 1812 हु डिस्क्राइब्ड द हाइपोथेसिस दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1812 में किसने ये अवधारणा दी कि अगर हम अलग अलग गैसेस को इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी इक्वल नंबर के ही होंगे। तो इसको दिया था एवोगाद्रो ने। तो यहाँ से ईयर भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे वेवलेंथ इन 1913। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसने जो है एटॉमिक नंबर का खोज किया एक्सरे वेवलेंथ के आधार पर, और वो भी कब किया, 1913 में। तो 1913 देख के भी आप गेस कर सकते थे, हेनरी मोज़ले। क्वेश्चन नंबर 18, ए प्रोटॉन बॉन्ड्स टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ अ सॉल्वेंट वाटर टू गिव ए डैश हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सॉल्वेंट वाटर जो है उसके ऑक्सीजन एटम से एक प्रोटॉन जो है वो बॉन्डेड हो जाता है हाइड्रोनियम आयन देने के लिए। तो देखिए ये ना ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में एक जो चीज़ होता है ना वो एपेक्स पे होता है, बाकी उससे 3 ऐसे नीचे जुड़े होते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा था स्ट्रक्चर इसका। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाना है तो कैसे बनता है, तो एसिटिलेशन करा देते हैं ग्लूकोज का, तब फॉर्म होता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3NH2। तो NH2 जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे एमीन लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेथिनेमाइन। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मटेरियल मीडिया एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और उससे पूछा था कौन सा गलत है, तो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 जो है वो नहीं होता। अगर आपसे पूछे कि बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है, तो वो होता है 1.55। लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, सेलेक्ट द ओलाफैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर आपसे पूछा था ना कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर आपको बताना है। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है ना ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अगर एसिड या फिर बेस के साथ मिला दिया जाए तो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्लोव ऑयल। यहाँ से हम करेंगे फिजिक्स और इसके भी 22 क्वेश्चंस ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द विंड इज हाई। यहाँ पे ये कह रहा था कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा जब विंड बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा नहीं होता कोरियोलिस फोर्स में। क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स प्रोड्यूसेस अ फील्ड डैश टाइम्स लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी कुंडली है, सर्कुलर है और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो जो फील्ड जनरेट करेगी ना तो वो भी n टाइम्स करेगी, मतलब जितने टर्न्स उतने गुना जो है फील्ड इसका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, in which year did Eric A. Cornell, Wolfgang Kettier and Carl E. Wieman receive the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate in dilute gases of alkali atoms? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि 5th स्टेट ऑफ द मैटर होता है उसको जो है सिंथेसिस करने के लिए इन तीनों लोगों को कब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड डिस्कवर दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस ईयर में ऑरेस्टेड ने ये खोजा कि कंपास की निडल जो होती है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर होता है उसके आसपास रखी होती है। तो 1820 में इन्होंने डिस्कवर किया, 1820 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर विच डिस्कवरी डिड हेनरी बैकुरेल रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज़ की खोज के लिए हेनरी बैकुरेल को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1903 में,
तो स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज करने के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। ईयर भी आप याद रख लीजिएगा, नाम भी। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दैट अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर वायर नेक्स्ट टू इट दैट्स ऑल्सो कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने ये खोजा कि अगर दो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर हैं, मतलब जिसमें कि करंट बह रहा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं एंड रिपेल भी कर सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मैरी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द करंट फ्लो यूजिंग निडल डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन अ करंट कैरिंग वायर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि करंट कैरिंग जो वायर होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसमें निडल डिफ्लेक्शन का यूज़ करके करंट मेजर करते हैं, तो किस डिवाइस से? तो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फोर्स। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स के बारे में कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्स में इंक्रीज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो फोर्स की वजह से इंक्रीज हो सकता है। ऐसा गलत है, क्योंकि मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1835 who developed the process of applying a thin layer of metallic silver to one side of a clear glass pane and created the first mirror। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1835 में किसने जो है मेटालिक सिल्वर की एक पतली परत एक क्लियर ग्लास पेन के ऊपर चढ़ाई और पहला मिरर बनाया। ग्लास पेन का मतलब होता है ग्लास का छोटा सा टुकड़ा। राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस वॉन लीबैग ने। इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट मिरर जो है जस्टिस वॉन लीबैग ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रपोज्ड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स प्रोपेगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ये बताया था कि लाइट जो है वो वेव्स की बनी होती है, और कैसी वेव्स होती हैं ये परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट, यानी अपने मूवमेंट के ये परपेंडिकुलर जो है प्रोपेगेट करती हैं। तो हाइगेंस ने इसको बताया था, हाइगेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज इन 1827 वॉज द जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम बेस्ट नोन। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1827 में किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन को जाना जाता है। ओम नाम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने V = IR का फॉर्मूला दिया होगा। राइट आंसर है फॉर क्लैरिफाइंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, यानी इन्होंने जो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप यानी फॉर्मूला दिया था V = IR वाला। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होती है वो एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, तो किसके थ्रू? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा था ना कि अमीटर की जो रीडिंग होती है ना वो डिक्रीज होती है, कितनी डिक्रीज होती है? अगर उसके वायर की लेंथ हम डबल कर दें, तो वायर की लेंथ अगर हम डबल कर रहे हैं तो इसकी जो रीडिंग है वो 1/2 यानी आधा जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इनमें रिवर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म हॉर्स पावर दैट रेफर्स ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन। यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हॉर्स पावर टर्म यूज़ किया था, और ये पावर वो वाली पावर है जो कि इंजन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वॉट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई वेलोसिटीज़। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गति देने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पे कह रहा है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो कितनी होती है? तो 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोहान विल्हेम रिटर इन 1801। यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सा जो है जोहान विल्हेम रिटर ने डिस्कवर किया था 1801 में। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी अल्ट्रा वायलेट रेज की।
Question number 18. In which year did Galileo describe the regular swinging motion of a pendulum by the action of gravity and acquired momentum? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेविटी एंड मोमेंटम के एक्शंस के द्वारा ये जो पेंडुलम का स्विंगिंग मोशन होता है इसको किस ईयर में गैलीलियो ने डिस्क्राइब किया? तो 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who calculated the approximate location of the planet Neptune by studying gravity induced disturbances in the motion of Uranus? यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेविटी की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं यूरेनस के मोशन में उसको कैलकुलेट करके इन्होंने नेपच्यून की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बताई। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्बन जीन जोसेफ ली वेरियर। Question number 20. If an object of a mass 2 kg is dropped from a height of 10 meter, what will be the ratio of its potential energy and kinetic energy at the height of 5 meters? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 किलोग्राम है, उसको 10 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का रेशियो क्या होगा 5 मीटर हाइट पर। एंड जी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना चाह रहा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए जिस भी हाइट से ड्रॉप की जा रही है तो जब वो आधी हाइट पे आएगा ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है। तो रेशियो जो है 1:1 का होगा, क्योंकि 10 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है ना, तो 5 मीटर की हाइट यानी कि आधे रास्ते में इन दोनों का कितना रेशियो होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का, तो वो 1:1 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्म्ड मैक्सवेल्स थ्योरीज विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो वेव्स एंड ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव कंट्रोल्ड रेडियो वेव्स इन 1886? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सवेल के सिद्धांत को किसने अपने रेडियो वेव की डिस्कवरी से कन्फर्म किया, और ये पहले पर्सन भी बने जिन्होंने कि ट्रांसमिट भी किया एंड रिसीव भी किया रेडियो वेव्स को, और वो भी कंट्रोल्ड वे में। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हर्ट्ज, एंड 1886 में इन्होंने ऐसा किया था। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप? तो यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछा था न्यूटन का सेकेंड लॉ का, तो F बराबर ma होता है। तो यहाँ पे आपने रिवाइज किया 76 क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स का। क्वेश्चन हाई लेवल के थे, लेकिन जिन्होंने 12th तक अच्छे से पढ़ा होगा उनको थोड़े थोड़े चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पर उतनी चीज़ें ना उतने टाइम बाद याद नहीं रह जाती हैं और वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये सारा पेपर जो है ऑफिशियल पेपर ये CHSL का, एंड CGL में भी ऐसे ही पूछा जाता है। काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप मैराथन वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे ना तो वो काफ़ी ऐसे सिंपल बताया जाता है ऊपर ऊपर से, बट ऐसा है नहीं। क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।